हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, सेल साइकिल। ये क्लास 11th के 10th चैप्टर का है। इसमें आज हम देखेंगे कि सेल किस तरह से बनती है। आप लोगों को सबको पता है कि जब भी कोई एनिमल या प्लांट बॉडी बनती है तो उसकी सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती है। तो आज हमें यही देखना है कि एक सेल का डिवीज़न कैसे होता है। तो ये हम किसके थ्रू देखेंगे? सेल साइकिल के थ्रू देखेंगे। तो सेल साइकिल को सबसे पहले जो प्रपोज्ड किया था वो किया था हावर्ड और पेल्क ने 1953 में किया था। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक सेल से दूसरी सेल बनती है। इसमें एक सेल से दूसरी सेल जब बनती है तो क्या होगा, यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होगा, ओके, और सेम टू सेम कॉपी बनेगी। जैसी डॉटर सेल, जैसे पेरेंट सेल होती है वैसी ही डॉटर सेल बनती है, ओके। और इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है, जब हम माइटोटिक डिवीज़न देखेंगे तो सेम होता है, ओके। और जब हम मियोसिस डिवीज़न देखेंगे तो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा रह जाता है। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है ना, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा है। मीन्स एक सेल से दो सेल में क्रोमोसोम्स बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये सेल साइकिल होता है। अब सेल साइकिल का हमें की ज़रूरत क्या है, सेल क्यों डिवाइड करती है? तो इसका आंसर ये है कि बॉडी के ग्रोथ के लिए सेल साइकिल का होना जरूरी है। मीन्स सेल का डिवाइड करना जरूरी है। जैसे एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियो किससे बन रहा है? सेल के डिवाइड होने से बन रहा है। हमारी पूरी बॉडी बन गई। अब जैसे आज हम जिस स्टेज पे है तो उस समय सेल के डिवाइड होने की क्या ज़रूरत है? तो जैसे आप देखिए, कभी आपको कहीं इंजरी होती है, कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर एक नई स्किन आ जाती है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सेल का डिवीज़न हो रहा है, ओके। तो सेल डिवीज़न की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है हम ये आगे देखेंगे, और सेल डिवीज़न कैसे होता है ये प्रोसेस भी हम सीखेंगे। अब इसमें जो सेल डिवीज़न है तो आपने देखा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो सेल्स होती है। तो सबसे अच्छा यदि हमें सेल डिवीज़न की स्टडी करना है तो हम काय में कर सकते हैं, जो ह्यूमन सेल होती है उसमें हम अपनी बॉडी की जो सेल्स होती है उसका कल्चर करके हम देख सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे बैक्टीरिया हो गया या फंजाई हो गया या प्लांट सेल हो गया तो इनका सबका ड्यूरेशन सेम होता है ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, क्योंकि सारी जो सेल्स होती है वो सेम डिवाइड नहीं करती। जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि हमारी जो सेल होती है, हमारी सेल का जो डिवीज़न होता है वो कैसा होता है? हमारी सेल का डिवीज़न 24 आवर्स में हो जाता है। इसी के अपोजिट देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ईस्ट है ना। तो जो ईस्ट होता है वो ईस्ट का यहाँ पर जो डिवीज़न हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ईस्ट का ये केवल 90 मिनट्स में, हमारा कितने मिनट्स में हो रहा है? 24 आवर्स में हो रहा है। और ईस्ट का कितने में हो रहा है? ईस्ट का यहाँ 90 मिनट्स में होता है। तो ये वरी करते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म के सेल डिवीज़न का या सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। आपको यहाँ पर दो चीज़ याद रखना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हम लोगों में सेल डिवीज़न का क्या कितने समय में होता है? तो आपको याद रखना है 24 आवर्स में, और बैक्टीरिया, ईस्ट, ये जो होते हैं इसमें 90 मिनट्स में सेल डिवीज़न हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो सेल साइकिल होता है वो कितनी फेज में कंप्लीट होता है। तो सेल साइकिल जो है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। एक होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज और डिवाइडिंग फेज। तो जो इंटरफेज है, ये जो सबसे पहली जो फेज होती है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करती। तो फिर क्या कर रही है? जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ ये होता है कि ये यहाँ पर तैयारी करती है डिवीज़न के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको घर से बाहर जाना है तो घर से बाहर आप एकदम से उठ के तो नहीं निकल जाते। आपको क्या करना होता है? पहले आपको प्रिपरेशन करना होता है। आप मेंटली प्रिपेयर होते हो, फिर आप अपना ड्रेस डालते हो जो भी आपको पहन के जाना है ना। आप तैयार होते हो। आपको यदि आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो आप अपना बैग पैक करते हो, है ना, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हो सारे, और फिर जाते हो। तो उसी तरह अब क्या करना है कि सेल को डिवाइड होना है। तो सेल को डिवाइड होना है तो वो पहले क्या करेगी? अपनी तैयारी करेगी। तो आपको ये याद रखना है कि इंटरफेज में सेल का डिवीज़न नहीं हो रहा है। आपसे कोई भी नींद में भी यदि क्वेश्चन पूछता है कि क्या
इंटरफेज में सेल का डिवीज़न होता है? तो आपको हमेशा आंसर देना है नहीं। सेल का डिवीज़न कहाँ हो रहा है? सेल का डिवीज़न हो रहा है एम फेज में। तो फिर भाई जब इंटरफेज में डिवीज़न नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? तो आपको आंसर देना है कि ये डिवाइड होने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है यहाँ पर फिगर। तो ये जो रेड वाला यहाँ पे आपको ऐसा एरो दिख रहा है, तो ये पूरा येलो वाला जो पार्ट है, ये येलो वाला जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं इंटरफेस। ओके, आप देखो कितना लंबा है। तो जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में इंटरफेज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। ओके, आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, तो आपको याद रखना है इंटरफेज जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। ओके, और ये यहाँ पर ये जो छोटी सी दिख रही है आपको, ये जो ब्लैक कलर से ये जो मैं ब्लू वाला बना रही हूँ, तो ये वाला जो बस इतना सा जो पार्ट होता है, ये क्या होता है? आपका एम फेज होती है। बाकी अब देखो ये यहाँ पर आपको इंटरफेज में 3 फेज भी दिख रही होगी। यहाँ दिख रहा होगा G1, ये दिख रहा होगा S, और ये दिख रहा होगा G2। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से इंटरफेस होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो चलिए, इंटरफेस जो होती है, सबसे पहले इंटरफेस को हम कितने ग्रुप्स में, मतलब ये कितनी फेज में कंप्लीट होती है? तो इंटरफेस जो है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। G1 फेज जिसको हम गैप फेज कहते हैं, S फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, G2 फेज जिसको हम गैप 2 कहते हैं। अब जो G1 फेज है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G1 फेज जो है वो किन दो के बीच की फेज है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंटरवल है, किसके बीच का इंटरवल है? ये माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। देखो ये यहाँ पर तो आप देख रहे हो ये एस फेज है, यहाँ पर G1 है। इसका मतलब क्या हुआ होगा? पहले क्या हुआ होगा? पहले माइटोसिस हुई होगी। जब सेल ने एक बार माइटोसिस करके डिवीजन कर लिया, तो फिर से उसने क्या शुरू किया? फिर उसको अब सिंथेसिस, मतलब फिर उसको डिवाइड करना है, तो वो फिर से काय में आ गई? इंटरफेज में आ गई। तो जो G1 फेज होती है वो किसके बीच की फेज होती है? तो आपको आंसर लगाना है माइटोसिस और डीएनए के बीच की फेज होती है ये। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए G1 फेज में हो क्या रहा है? तो भैया अब क्या है कि जो सेल है उसको डिवाइड करना है, तो उसको तैयारी करना है। तो वो G1 फेज में क्या करती है? खा पी के तैयार होती है। आपको ये याद रखना है, खा पी के तैयार हो रही है मतलब ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हो रही है। आपको घर से बाहर जाना है, तो घर से बाहर जाने के लिए पहले आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको ब्रेकफास्ट लेना है, आपको तैयारी करनी। तो G1 फेज जो होती है उसमें आपको याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरफेज के G1 फेज में क्या हो रहा है। तो आपको बताना है कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गई। ओके, इसमें कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, यहाँ क्रोमोसोम्स के नंबर में कुछ भी नहीं हो रहा। बस आपको बताना है कि अब ये सेल ने अच्छा खाना खा पी लिया, मतलब वो अब एक्टिव है काय के लिए? सिंथेसिस करने के लिए। क्योंकि G1 के बाद में क्या आ रही है? G1 के बाद में हमारे पास में यहाँ पर आ रही है सिंथेसिस। अब उसको सिंथेसिस करना है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि G1 फेज में क्या कर रहे हैं? कोशिकाएं मेटाबॉलिक जो होती है वो मेटाबॉलिकली सेल जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। ओके, अब क्या करेगी ये? अब इसका आ जाएगा सिंथेसिस फेज। ओके, तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए जो सिंथेसिस होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए जो बनता है, डीएनए का जो डुप्लीकेशन हो रहा है, वो सब किस में हो रहा है? वो सब हो रहा है एस फेज में या सिंथेसिस फेज में। आपको क्वेश्चन आ गया, भैया बताओ कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? उसने आपको ऑप्शन में दे दिया G1, G2, माइटोटिक, मियोसिस। तो आपको क्या लगाना है? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने एस फेज तो बोला ही नहीं इसमें। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है और आंसर क्या लगाना है? एस फेज। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है? यहाँ पर डीएनए का जो है पर सेल जो है डीएनए वो डबल हो जाता है। यदि वो 2n है तो वो कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा। ओके, डबल हो जाएगा। तो सिंथेसिस फेज में सबसे फर्स्ट क्या हो रहा है? डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है।
डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, और जो डीएनए है उसका जो नंबर है वो कैसा हो रहा है, डबल हो रहा है। ओके, अब इसके बाद में इसमें जो क्रोमोसोम्स, आपको पता है डीएनए, डीएनए में क्या प्रेजेंट, डीएनए क्या एक जेनेटिक मटेरियल है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं ना, डीएनए जो है क्रोमोसोम्स के ऊपर तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या यहाँ पर क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो रहा है, क्या यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो रहा है, तो आपको आंसर लगाना है नहीं, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे क्रोमोसोम्स है वो ऐसे ही एज इट इज यहाँ पर रहेंगे। ओके, तो क्रोमोसोम्स का ना तो नंबर डबल होता है और ना कम होता है, ये एज इट इज रहते हैं क्रोमोसोम्स। डुप्लीकेशन किसका होगा, केवल डीएनए का होगा। अब हम इसकी थर्ड फेज को देखते हैं, G2 फेज। अब देखो फर्स्ट फेज में ये एक्टिव हो गई मेटाबॉलिकली, एस फेज ने इसने क्या कर लिया, डीएनए का सिंथेसिस कर लिया, डबल कर लिया डीएनए के अमाउंट को, है ना। अब इसकी G2 फेज में ये क्या करेगी, इसको, क्योंकि अब क्या करना है, डिवीजन में जाना है, डिवीजन फेज में जाना है, मतलब एक सेल से दो सेल बनानी है। तो अब एक सेल से दो सेल बनाने के लिए इसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए ये क्या करेगी, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि G2 फेज में वो क्या कर रही है, तो G2 फेज में जो सेल होती है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। काय के लिए, क्यों कर रही भाई, इसको प्रोटीन का सिंथेसिस करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि इसको अब क्या करना है, अब इसको डिवीजन करना है, मतलब अब इसको काम करना है, और काम करने के लिए इसको किस चीज की जरूरत है, तो इसको जरूरत है एनर्जी के लिए, इसलिए इसने यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया। ओके, अब प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, अब क्या होगा, यहाँ पर आरएनए भी बन जाएगा। ओके, प्रोटीन बन गया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बना, क्योंकि भैया माइटोकॉन्ड्रिया से ही तो एनर्जी मिलेगी हमको, है ना। और अदर ऑर्गेनिल्स भी जो है वो रेप्लिकेट हो गए, बट क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, है ना। अब क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गया, मीन्स ये अभी इसका डुप्लीकेशन नहीं हुआ है, बस ये कंडेंस होकर रह गया। ओके, एक दूसरे से चिपक गया, दूर दूर भी नहीं हुआ, कंडेंस मतलब पैकिंग हो गई उसकी, क्योंकि अब आपको जैसे घर से बाहर जाना है तो आप खुले कपड़े लेके तो जाओगे नहीं, उसको क्या करोगे, बैग के अंदर पैक कर दोगे, है ना। तो उसी तरह से अब हमको क्या करना है कि सेल को डिवाइड करना है, एक सेल से दो सेल बनानी है, तो एक सेल से दो सेल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो क्रोमोसोम्स है उसको कंडेंस, उसकी पैकिंग कर देनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर डीएनए की पैकिंग कर दी, और अब हम इसको कहाँ भेज देंगे, अब हम इसको भेजेंगे एम फेज में, यानी माइटोटिक फेज में हम भेज देंगे, और यहाँ पर माइटोटिक फेज में एक सेल से दो सेल बन जाएगी। तो जो माइटोटिक डिवीजन है और मियोसिस डिवीजन है, मैं आपको ये नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें पढ़ाऊंगी। अब इसमें एक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि G0 फेज क्या होती है, G0 है ना, G0 इसको हम G0 भी बोलते हैं, है ना, और इसको हम क्यूसेंट स्टेज भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी सेल है ना, जैसे उसने अपना माइटोटिक डिवीजन खत्म किया, एम फेज उसने खत्म की, अब एम फेज खत्म करने के बाद वो कहाँ आएगी, फिर से G1 में आएगी, यानी फिर से वो अपनी तैयारी, अब उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है क्योंकि उसने डिवीजन कर लिया, अब उसको फिर से डिवीजन करना है, तो फिर से उसको इंटरफेज में आना पड़ेगा, यानी फिर से उसको G1 फेज में आना पड़ेगा, फिर वो खाना पीना खाएगी, यानी माइटोटिक क्या करेगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, है ना, फिर डीएनए सिंथेसिस करेगी। तो कभी कभी सेल क्या होती है कि माइटोटिक डिवीजन में से G1 फेज में आने के बाद में G2 फेज में, इस सिंथेसिस फेज में नहीं आती, जबकि कहाँ रुक जाती है, G1 फेज में ही रुक जाती है, तो इसको हम कहते हैं G0। अब इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है, हमारे बॉडी के जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करते, हमारी जो आरबीसी होती है, हमारी आरबीसी भी कभी डिवाइड नहीं करती है ना, उनका लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज का होता है, उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर से नई आरबीसी बन जाती है। तो ये हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स और आरबीसी जो होती है वो कभी भी डिवाइड नहीं करते, तो वो हमेशा कहाँ रहेंगे, वो हमेशा G1 फेज में रहेंगे, और जब वो G1 फेज में रहते हैं तो उसको हम कहते हैं G0 फेज। ओके, ये हो गया। तो आज हमने क्या देखा, हमने अभी सेल साइकिल का केवल 1 पार्ट देखा है ना, अभी हमको सेकेंड पार्ट इसका देखना है
सेल डिवीज़न को देखना है। अभी तो हमने केवल तैयारी की है, अभी हम बस ट्रेन तक पहुँचे हैं। अब हमें ट्रेन में बैठ के आगे जर्नी करनी है। तो आगे जो जर्नी करेगी वो क्या है, माइटोटिक डिवीज़न और मियोसिस डिवीज़न। ओके, तो अब आप मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर आप बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि इंटरफेस कितनी स्टेज में कंप्लीट होती है। तो आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर देंगे G1 फेज, S फेज और G2 फेज, मीन्स कितनी 3। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि G1 फेज में क्या हो रहा है, सेल क्या कर रही है। तो आपको आंसर लगाना है कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाए कि क्या G1 फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो आपको आंसर लगाना है नहीं, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। इसके बाद में आपसे पूछेंगे कि सिंथेसिस फेज में क्या हो रहा है। तो आपको बताना है कि सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। ओके, और डीएनए का जो नंबर है वो डबल हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिए क्या यहाँ पर क्रोमोसोम्स का सिंथेसिस हो रहा है, क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो रहा है। तो आपको आंसर लगाना है नहीं, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर डबल नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि जो G2 फेज है उसमें क्या हो रहा है। तो G2 फेज में आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस क्यों होगा, क्योंकि आप कोशिका को, जो हमारी जो सेल है उसको काय की ज़रूरत है, उसको एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए उसने क्या कर लिया, उसने प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया। अब ये प्रोटीन से एनर्जी ले लेगी। उसने G2 फेज में क्या कर लिया, अदर ऑर्गेनेल्स भी बना लिए, मीन्स इसने आरएनए भी बना लिया, मीन्स इसने माइटोकॉन्ड्रिया भी बना लिया। ओके, तो G2 फेज में ये करेगी। और यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो रहा है क्या। तो आपको आंसर लगाना है नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स का कुछ भी नहीं हो रहा। बट क्रोमोसोम्स कैसे हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स अभी इस तरह से पड़े हुए, बिखरे हुए, लेकिन अब हमको इनको कहाँ लेके जाना है, हमको सेल डिवीज़न के लिए लेके जाना है। इसलिए आप आपस में ये इस तरह से कंडेंस हो गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम्स का इसमें क्या हो रहा है, तो आपको बताना है कंडेंसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो आज हम अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। मेरे चैनल पे आने के लिए आप सब लोगों का थैंक यू। इसी तरह मेरे वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।